महसूस किया। क्या आप अपने ही शिष्य की जान लेने वाले हैं? रुद्र ने पूछा। मूर्ख लड़के, मैं पूछ रहा था कि क्या तुमने उस विद्रोही खड़ग संकल्प की प्रलयंकारी ताकत को महसूस किया? खैर, मुझे लगा कि यह ठीक ठाक ही था। क्या आप मुझे यह सिखाने वाले हैं? सच कहूं तो रुद्र को वो वार बेहद भयानक लगा था। उस खड़ग संकल्प की एक हल्की सी झलक भी उसके महाप्रलय संकल्प से कहीं ज्यादा विकराल थी। यह एक बिल्कुल ही अलग स्तर की ताकत थी। बिल्कुल नहीं, चूंकि तुम्हें यह कुछ खास प्रभावशाली नहीं लगा, इसलिए मैं बेकार में मेहनत नहीं करूंगा, यश प्रताप ने मुस्कुराते हुए कहा। अरे, आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है। यह भले ही औसत दर्जे का है, पर मैं इसके साथ काम चला लूंगा। काम चला लोगे? अगर तुम 1 महीने के भीतर विद्रोही खड़ग संकल्प के पहले प्रहार का अभ्यास कर लो तो मैं तुम्हारा शिष्य बन जाऊंगा, उन्होंने डींग मारते हुए कहा। क्या आप मजाक कर रहे हैं? क्या अब भी आजमाना चाहते हो? आइए, मैं किसी से नहीं डरता। मैंने ऐसे बहुत से अज्ञानी और गुस्ताख नौजवानों को देखा है जो आखिर में मेरे सामने फूट फूट कर रोते हैं। मैं किसी ऋषि को अपना शिष्य बनाने के लिए पूरी तरह तैयार हूं, रुद्र ने पूरे आत्मविश्वास से कहा। वो तो वक्त ही बताएगा, यश प्रताप ने अब भी शक जताते हुए कहा। अब चलो, नदियों के पास वाली उन पहाड़ियों की ओर चलो। मैं तुम्हें विद्रोही खड़ग संकल्प का असली रूप दिखाऊंगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप मुझे जानबूझकर गलत सिखाने वाले हैं ताकि आपको मेरे हाथों हारना ना पड़े? मैं और तुमसे डरूंगा? अगर मैंने अपनी जिंदगी में कोई सबसे बड़ा मजाक सुना है तो वो यही है। वे दोनों नील अमर खड़ग पर्वत की तलहटी की ओर चल दिए। रास्ते में कई शिष्यों और महान गुरुओं ने यश प्रताप को सम्मानपूर्वक प्रणाम किया। यह साफ था कि अब नील अमर खड़ग पर्वत पर उनका पूरा वर्चस्व स्थापित हो चुका था। अब ध्यान से देखना। यश प्रताप के हाथ में अचानक एक तलवार प्रकट हुई। विद्रोही खड़ग संकल्प एक ऐसी युद्ध कला है जो स्वर्गीय इच्छा विद्या से भी परे है। मैं फिलहाल इसी का इस्तेमाल कर रहा हूं। आज मैं तुम्हें जो दिखाऊंगा वो इसका एक ऐसा रूप होगा जिसमें स्वर्गीय इच्छा के आधे ज्ञान को हटा दिया गया है, ताकि तुम इस खड़ग प्रहार के रहस्यों को समझने की कोशिश कर सको। मैंने तुम्हारी युद्ध कला पहले भी देखी है। जिसने भी उसे तुम्हारे लिए सरल बनाया है वो वाकई एक जीनियस है। एक स्वर्गीय श्रेणी की युद्ध कला को आत्मिक स्तर के लिए आसान बनाना बेहद मुश्किल काम है। यहां तक कि मैं भी ऐसा नहीं कर सकता। इसीलिए मैं इसे सिर्फ थोड़ा सा ही सरल कर रहा हूं। इसका मतलब है कि विद्रोही खड़ग संकल्प तुम्हारी युद्ध कला से कम 5 गुना ज्यादा कठिन होगा। मूल रूप से यह एक संत श्रेणी की युद्ध कला है। अगर तुम इस पर महारत हासिल कर लेते हो तो ये एकता स्तर की सामान्य युद्ध कलाओं से कहीं ज्यादा शक्तिशाली होगी। यह सोचकर ही हैरानी होती है कि तुमने इतनी कठिन चीज पर महारत हासिल करने के लिए मुझसे शर्त लगाने की जुर्रत की है। सच में तुम्हें आसमान की ऊंचाइयों और धरती की गहराई का कोई अंदाजा नहीं है। यश प्रताप ने अपनी लंबी काली तलवार का रुख पहाड़ियों और नदियों की ओर कर दिया। रुद्र की निगाहें उस काली तलवार पर टिकी थीं, जिसकी मूठ पर लाल आंखों वाले एक काले काल नाग का सिर बना था। उन आंखों से सैकड़ों खूनी रेखाएं बाहर की ओर फैल रही थीं। वो पूरी तलवार ऐसी लग रही थी जैसे खून की नसों से बुना हुआ कोई मांस का टुकड़ा हो, और उस नाग की आंख किसी धड़कते हुए दिल जैसी प्रतीत हो रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उस तलवार के भीतर साक्षात रक्त का संचार हो रहा हो। उस तलवार का खून एक रहस्यमयी, दबंग और अकल्पनीय एहसास पैदा कर रहा था, जैसे वो कोई विशालकाय जंगली जानवर हो। उस तलवार पर कई बैंगनी स्वर्गीय रेखाएं मौजूद थीं, जो ये दर्शाती थीं कि वो 7वें पायदान का जादुई हथियार था। जाहिर है यश प्रताप आमतौर पर संत जादुई हथियारों का इस्तेमाल करते थे, 7वें पायदान वाले का नहीं। इसलिए वे इसे किसी खास वजह से ही बाहर लाए थे। ये सोचकर कि उन्होंने रिद्धि को अमावस तलवार दी थी, रुद्र ने अंदाजा लगाया कि शायद ये काली तलवार उसी के लिए है। वो साफ महसूस कर सकता था कि उस तलवार में एक प्रलयंकारी ऊर्जा भरी हुई थी।
लेकिन चूंकि यश प्रताप ने खुद कुछ नहीं कहा, इसलिए उसने भी कुछ नहीं पूछा। अब उन दोनों का पूरा ध्यान उस खड्ग संकल्प पर केंद्रित था। इस विद्रोही खड्ग संकल्प की असली चाबी इसके नाम में ही छिपी है, विद्रोह। ये एक कभी न झुकने वाला संकल्प है, एक बागी होने की इच्छा, नियमों को तोड़ने और अपनी नियति को बदलने का जुनून। असल में इस तकनीक का निर्माण प्रताप कुल के पूर्वजों ने ही किया था। शायद तुम इसे ज्यादा आसानी से समझ सको क्योंकि तुम्हारे पास प्राण पीड़ा है। तुम्हें अपने दिल में उस भावना को जगाने पर ध्यान देना होगा। तुम्हारे प्रहार तुम्हारे दिल की गहराइयों से निकलने चाहिए। अगर मैं इसे और सरल शब्दों में कहूं, जीवन और मृत्यु के पार देखो और उस हर चीज को बदल डालो जिससे तुम नाखुश हो। लोग, ये दुनिया और इसके भीतर मौजूद अनगिनत चीजें, यहां तक कि ऊंचे आसमान में बैठे देवता भी तुम्हें कुचलने की कोशिश करेंगे। तुम्हें उनके हर प्रयास को मिट्टी में मिलाना होगा। उन्हें रोकने के लिए लड़ो, बिना किसी डर के बहादुरी से आगे बढ़ो और फिर सारे नियमों को चकनाचूर कर दो। जैसे ही यश प्रताप ने ये शब्द कहे, उनके भीतर वो खड्ग संकल्प आकार लेने लगा। रुद्र उन्हें बेहद ध्यान से देख रहा था। उसे सिर्फ वो तलवार दिखाई दे रही थी और वो गुरुदेव के एक एक शब्द को अपने भीतर उतार रहा था। वो भावना उसके भीतर बड़ी आसानी से जाग उठी। जैसे जैसे यश प्रताप अपनी बात कह रहे थे, रुद्र को महसूस हुआ कि उसके भीतर उसके पूर्वजों का लहू उबलने लगा है। उसके कंधे पर बैठे उस नन्हे चूजे की आंखें भी चमक उठीं। महज 2 दिन पहले ही वो जीवन मृत्यु कोड़ा शास्त्र के साथ संघर्ष कर रहा था, लेकिन इस नई युद्ध कला ने एक बार फिर उसके भीतर लड़ने की आग भड़का दी थी। मैं इस दिमागी स्थिति को अच्छी तरह समझता हूं। कोई भी चीज या कोई भी शख्स, चाहे वो आसमान हो, धरती हो, देवता हो या राक्षस, जब तक वे मुझे कुचलने की कोशिश करेंगे, वे सब मेरे हाथों मौत के घाट उतरेंगे, नन्हे जुगनू ने ऐलान किया। यश प्रताप ने उस चूजे की ओर देखा और पाया कि वो वाकई में एक 8 सितारा जादुई जीव था। हालांकि किसी भी सामान्य जादुई जीव में इतनी गहरी अवलोकन क्षमता नहीं हो सकती थी। चलो आगे बढ़ते हैं। यश प्रताप उस नौजवान और चूजे को देखकर थोड़े घबरा गए। अगर रुद्र ने सच में 1 महीने के भीतर इसके पहले प्रहार पर महारत हासिल कर ली तो स्थिति काफी अजीब हो जाएगी। ध्यान से सुनो। इस विद्रोही खड्ग संकल्प में 4 प्रहार हैं, लेकिन उन्हें एक ही माना जा सकता है क्योंकि उन चारों प्रहारों के भीतर केवल एक ही इच्छा प्रबल होती है और वो है विद्रोही संकल्प। हालांकि हर अगला प्रहार पिछले प्रहार की तुलना में एक पूरे स्तर ऊपर होता है। दूसरे शब्दों में, हर अगला प्रहार कहीं ज्यादा विनाशकारी और बेरहम होगा। एक बार जब तुम पहले प्रहार को समझ लो तो तुम्हें उसे अच्छी तरह याद रखना होगा, लेकिन तुम वहां रुक नहीं सकते। तुम्हें तब तक आगे बढ़ना होगा जब तक कि तुम्हारा विद्रोही संकल्प और अधिक शक्तिशाली न हो जाए, जो बदले में तुम्हारे द्वारा किए जाने वाले विनाश को भी बढ़ा देगा। रुद्र को लग रहा था जैसे वो इसे और ज्यादा गहराई से समझ रहा है। उसके महाप्रलय संकल्प के लिए 7 अलग अलग तरह के संकल्प थे। हालांकि विद्रोही खड्ग संकल्प में केवल एक ही प्रकार का संकल्प था, पर उसे महसूस हुआ कि यह कहीं ज्यादा मुश्किल था, क्योंकि उस रास्ते की जटिलता खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी। रुद्र की तीखी नजरों को सहते हुए यश प्रताप ने अपने सामने फैले उस नजारे की ओर देखा। पहला प्रहार, उल्टी धारा। दूसरा प्रहार, तारापतन। तीसरा प्रहार, ब्रह्मांड विच्छेदन। और चौथा तथा आखिरी प्रहार, जो इस तकनीक का असली निचोड़ है और इसे संत श्रेणी की युद्ध कला बनाता है, सर्वस्व एकाधिकार। रुद्र ने वो सब कुछ याद कर लिया और उस पर विचार करने लगा। उल्टी धारा, तारापतन, ब्रह्मांड विच्छेदन और आखिर में सर्वस्व एकाधिकार में महारत हासिल करना एक लंबा सफर होने वाला था। यह एक प्रक्रिया होगी और उसे जिन दुश्मनों से लड़ना होगा वे सिर्फ और अधिक शक्तिशाली और अजेय होते जाएंगे।
इतना ही नहीं, इस विद्रोही खड्ग संकल्प की इच्छा ये मांग करती थी कि वो एक नश्वर शरीर के साथ अपनी नियति को चुनौती दे, जीवन और मृत्यु से परे देखे और बिना किसी खौफ के लड़े। उसका महाप्रलय संकल्प ईश्वरीय सजा की तरह था, पर यह विद्रोही खड्ग संकल्प बिल्कुल इसके उलट था। एक नश्वर शरीर के साथ उसे प्रकृति, सितारों, ब्रह्मांड और स्वयं देवी देवताओं व राक्षसों को चुनौती देनी थी। अग्निप्रस्थ में अपनी आखिरी लड़ाई के दौरान उसकी दिमागी स्थिति महाप्रलय संकल्प की इच्छा से मेल खाती थी, लेकिन जब से वो महाप्राच्य संप्रदाय में आया था, उसका प्राण पीड़ा श्राप सक्रिय हो गया था, जिससे उसके पास जीने के लिए सिर्फ 3 साल बचे थे। उन परिस्थितियों को देखते हुए और प्रताप कुल का वंशज होने के नाते वो अपने पूर्वजों द्वारा रची गई उस नियति बदलने वाली विद्रोही खड्ग संकल्प से बहुत गहराई से जुड़ पा रहा था। यश प्रताप के प्रहार करने से पहले ही रुद्र का खून खौलने लगा था। ध्यान से देखना, यश प्रताप ने दहाड़ते हुए कहा और फिर उल्टी धारा के साथ नीचे की ओर प्रहार किया। उस प्रहार ने रुद्र के रोंगटे खड़े कर दिए, लेकिन ऐसा उस प्रहार की भौतिक ताकत की वजह से नहीं हुआ था। इसके बजाय यह उस प्रहार के पीछे छिपे संकल्प के कारण था। उस वार से पहाड़ कांप उठे और नदी की धारा उल्टी बहने लगी। उस एक प्रहार से आसमान के नीचे की हर चीज खामोश हो गई। सबसे अहम बात यह थी कि रुद्र यश प्रताप को उस तूफान के बीचों बीच देख सकता था। एक नश्वर इंसान होते हुए भी वे साक्षात प्रकृति के नियमों को चुनौती दे रहे थे। यह विद्रोही खड्ग संकल्प का पहला और सबसे सरल प्रहार था, लेकिन रुद्र उस भावना को साफ महसूस कर सकता था जो एक साधारण इंसान को खुद को साबित करने की कोशिश में आसमान और उसके नीचे मौजूद हर चीज को चुनौती देने के लिए चाहिए होती है। यह भावना महाप्रलय संकल्प से बिल्कुल अलग और गहरी थी। स्वर्ग की इच्छा को लागू करने वाले व्यक्ति से लेकर खुद जैसे एक नश्वर इंसान तक अपनी दिमागी स्थिति बदलने के बावजूद रुद्र ने महसूस किया कि ये कहीं ज्यादा शक्तिशाली था। महाप्रलय संकल्प का इस्तेमाल करते समय ऐसा लगता था जैसे वो देवताओं के क्रोध को दिशा दे रहा हो, लेकिन अब उसे नश्वर इंसान की ये दिमागी स्थिति अपने लिए कहीं ज्यादा सही लग रही थी। उसने अभी अभी जो नजारा देखा था वो उसके दिमाग में बार बार घूम रहा था। क्या तुमने इसे ठीक से देखा? मैं इसे सिर्फ एक ही बार दिखाऊंगा। इसके बाद उन्होंने रुद्र को एक किताब थमाई जिसमें विद्रोही खड्ग संकल्प के रहस्य दर्ज थे। तुम्हें बस उस प्रहार को याद करते हुए इस किताब को पढ़ना है। खड्ग संकल्प से शुरुआत करो और सबसे जरूरी बात, अपने पूर्वजों के लहू को महसूस करो और उनकी आत्माओं का आवाहन करो। उन्होंने सख्ती से हिदायत दी। रुद्र को अब पहले से कहीं ज्यादा खतरों का सामना करना था, इसलिए उसे और भी विकराल ताकत की जरूरत थी। यश प्रताप ने कपिलेंद्र युवान को देखा था और वे जानते थे कि वो अपनी हदों को किस कदर पार कर रहा है। इसलिए उन्हें उम्मीद थी कि रुद्र परम संघर्ष से बाहर हो जाएगा। लेकिन इस लड़के के जिद्दीपन को देखते हुए यश प्रताप जानते थे कि वो इतनी आसानी से हार नहीं मानेगा। रुद्र कम से कम दूसरे दौर के मुकाबलों में तो हिस्सा जरूर लेगा। जहां तक परम मीनार की बात है, उसके पास अब भी पीछे हटने का मौका था। यह बच्चा बहुत जिद्दी है। अगर यह दूसरा दौर पार कर लेता है तो यह निश्चित रूप से तीसरे दौर की भी कोशिश करेगा। अगर यह उससे पहले विद्रोही खड्ग संकल्प में महारत हासिल कर ले और एक बार फिर से अपना स्तर बढ़ा ले तो शायद इसके पास कोई मौका हो। इससे पहले कि वे अपनी बात पूरी कर पाते, रुद्र ने अचानक प्रहार कर दिया। उस वार को देखकर यश प्रताप की आंखें फटी की फटी रह गईं और वे हक्के बक्के होकर रुद्र को घूरने लगे। आइए, अपने नए गुरु का अभिवादन कीजिए, रुद्र ने हल्की सी हंसी के साथ कहा। तो दोस्तों, जिस विद्रोही खड्ग संकल्प को सीखने के लिए यश प्रताप ने रुद्र को 1 महीने का वक्त दिया था, रुद्र ने उसे महज कुछ पलों में ही साध लिया। क्या रुद्र की यह अकल्पनीय ताकत उसे परम संघर्ष के अगले खूनी दौर में अपने दुश्मनों को कुचलने में मदद करेगी? और यश प्रताप, जो अपने ही शिष्य से शर्त हार चुके हैं,
अब क्या करेंगे? ताकत, गुरूर और साजिशों का यह तूफान अब और भी विकराल होने वाला है। आगे क्या होगा यह जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। शी 1233 कोरवातक और धातु सम्राट अयस। सौरभ और सागर के साथ जो कुछ हुआ बिल्कुल सही हुआ। दोनों की गलतियों के लिए उन्हें यही सजा मिलनी चाहिए थी। प्रशांत की बात सुनने के बाद और ऐसा लग रहा था मानो वक्त वहीं थम गया हो। यश प्रताप ने अपनी आंखें फाड़कर रुद्र को एक लंबे समय तक घूरना जारी रखा। गुरुदेव, आप मुझे ऐसे क्यों घूर रहे हैं? कहीं आपके इरादे कुछ और तो नहीं? रुद्र ने चुटकी लेते हुए पूछा। बकवास बंद कर। यश प्रताप ने अपना सिर हिलाया और खुद को कोसने से नहीं रोक पाए। कृपया ऐसा मत कीजिए। मुझे अधेड़ उम्र के आदमियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। बेहतर होगा कि आप मुझे अपना शिष्य मान लें और बात खत्म करें। मुझे यकीन नहीं हो रहा। एक बार और करके दिखा। उन्होंने केवल एक बार प्रदर्शन किया था, फिर भी रुद्र ने उसे हूबहू अंजाम दे दिया था। ऐसा होना बिल्कुल नामुमकिन था। चाहे मैं इसे कितनी भी बार करूं, यह मेरे लिए आसान ही रहेगा, रुद्र ने कहा। और फिर उसके चेहरे के भाव बेहद गंभीर हो गए। आंखें बंद करते हुए उसने अपने खून के भीतर दौड़ती उस इच्छा को महसूस किया, अपने पूर्वजों के संकल्प को। यह विद्रोही खड्ग संकल्प उसके पूर्वजों की इच्छाओं का ही साक्षात रूप था। वो इसे बिल्कुल साफ तौर पर पकड़ सकता था, क्योंकि उसके खून में उठने वाली गूंज ने उसे इस कला को एक ऐसे रहस्यमय तरीके से समझने में मदद की थी जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उसके लहू ने ही उसे इस युद्ध कला का बुनियादी ज्ञान सौंप दिया था। भले ही यश प्रताप ने इसे केवल एक बार दिखाया था, लेकिन रुद्र के पूर्वजों ने इस कला का लाखों बार अभ्यास किया था। यहां तक कि रुद्र भी किसी युद्ध कला को एक ही बार में नहीं सीख सकता था। लेकिन यह विद्रोही खड्ग संकल्प तो जैसे उसी के लिए बना था। जहां विधाता मेरा रास्ता रोके, वहां आसमान भी कांप उठे। एक नश्वर इंसान होने के नाते देवताओं की इच्छा को शून्य करके ही मैं अपना सम्मान बचा सकता हूं। उसने उल्टी धारा का प्रहार किया, इस बार पहले से भी कहीं ज्यादा विनाशकारी ताकत के साथ। हालांकि यह अभी भी यश प्रताप के स्तर का नहीं था, लेकिन उस प्रहार के पीछे छिपा संकल्प बिल्कुल उनके जैसा ही था। यह प्रकृति की उस दम घोटने वाली ताकत को चीरने के लिए काफी था। प्रहार के तुरंत बाद उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रख ली। कुनपेंग पावन मोहर के साथ यह प्रहार और भी ज्यादा विनाशकारी हो सकता था। उसे लगा जैसे प्रहार करते समय उसके पूर्वज पीछे से उसे सहारा दे रहे हों और उनकी इच्छा उसकी अपनी इच्छा बन गई हो। शायद उसके दुश्मनों को उसके अनगिनत पूर्वजों की उस संयुक्त इच्छा का सामना करना पड़ेगा। उस वार को देखने के बाद यश प्रताप 3 कदम और पीछे हट गए। वे पूरी तरह से सन्न थे। उन्होंने रुद्र की ओर देखा और आगे बढ़कर उसके पूरे शरीर की तलाशी लेने लगे। आप ये क्या कर रहे हैं? मेरे साथ जबरदस्ती मत कीजिए, ठीक है? रुद्र ने खुद को पीछे खींचते हुए कहा। मैं ये देख रहा हूं कि तू इंसान है या कोई दानव। वे अपने होश खोने की कगार पर थे। उन्होंने खुद इतनी मेहनत और अनगिनत रातों के कठिन ध्यान के बाद हाल के वर्षों में ही विद्रोही खड्ग संकल्प पर महारत हासिल की थी। फिर भी रुद्र ने एक ही बार में उस प्रहार को सीख लिया था। वो इंसान कैसे हो सकता है? क्या आप मुझे अपना शिष्य न बनाने का कोई बहाना ढूंढ रहे हैं? रुद्र ने कहा। चुप कर। मैंने कब कहा कि मैं ऐसा करूंगा? उन्होंने पलटकर जवाब दिया। रुद्र को नहीं पता था कि यश प्रताप की उम्र का कोई व्यक्ति इतना बेशरम भी हो सकता है। थोड़ी और आनाकानी करने के बाद ही उन्होंने अपने सामने मौजूद हकीकत को पूरी तरह स्वीकारा। तू वाकई एक जीनियस है, उन्होंने आसमान की ओर मुंह करके चिल्लाते हुए कहा। अपनी जवानी में वे एक परम शिष्य रह चुके थे,
इसलिए वे जानते थे कि संत स्तर तक पहुंचना उनके लिए कितना मुश्किल था। फिर भी इस लड़के के लिए यह सब कितना आसान था। अगर इस दुनिया में कोई अकल्पनीय जीनियस था तो वो यही लड़का था। कुनपेंग पावन मुहर के बिना भी इस तकनीक को लेकर तेरी समझ बहुत डरावनी है। गुरुदेव, आपको बस इसकी आदत डालनी होगी। यश प्रताप के मन में उसे कुचलने की एक तीव्र इच्छा जाग उठी। अभ्यास करता रहे, हर दिन 1000 प्रहार। अभी तूने सिर्फ इसका रूप पकड़ा है, इसलिए सुनिश्चित कर कि बाकी सब भी एकदम सही हो। जब तू वाकई सही रूप में आ जाएगा तभी तू दूसरा प्रहार तारापतन सीखना शुरू कर सकता है। मैं जानता हूं कि तू बहुत जल्दी सीखता है, पर घमंड मत करना, समझ गया? गुरुदेव, ऐसा क्यों लग रहा है कि आप मेरी प्रतिभा से जल रहे हैं? क्या ऐसा लग रहा है तू कुछ ज्यादा ही सोच रहा है? यश प्रताप ने अपने लिबास को ठीक किया, रुद्र को घूर कर देखा और जाने के लिए मुड़ गए। अभ्यास जारी रख। रुद्र उन्हें जाते हुए देखकर मुस्कुराया। जाहिर है वो घमंड नहीं करेगा। विद्रोही खड्ग, संकल्प, बस उसके अनुकूल एक तकनीक थी। ऐसा बिल्कुल नहीं था कि वो जन्म से ही इतना प्रतिभावान था। अचानक एक काली तलवार रुद्र के पैर के ठीक बगल में जमीन में आ धसी। ये वही तलवार थी जिसे यश प्रताप इस्तेमाल कर रहे थे। ये तेरे लिए है। ये 7वें पायदान का जादुई हथियार है, काल नाग खड्ग। ये तलवार कुछ खास नहीं है। इसे प्राण खनिजों और जादुई आपदाओं का उपयोग करके बनाया गया है। इसकी एकमात्र खासियत यह है कि इसमें तीसरी श्रेणी के एक दानव काल नाग असुर का खून है। उसे मारने में मुझे भी बहुत पसीना बहाना पड़ा था। अगर तू उसके खून की ताकत का इस्तेमाल कर सका तो यह तलवार तेरे लिए अनंत संभावनाओं के द्वार खोल देगी। जब जादुई जीव नश्वरता को पार करके पवित्रता में प्रवेश करते थे तो उन्हें संत जीव कहा जाता था। जब जंगली जानवर इसी प्रक्रिया से गुजरते थे तो उन्हें दानव कहा जाता था। रुद्र ने उस काल नाग की मूठ वाली तलवार को बाहर निकाला। उस पल उसे लगा कि वो तलवार अपने आप में एक जीवित प्राणी है, जीवन से भरे एक विशाल दिव्य नाग देवता की तरह, जिसे वश में करना उसके लिए आसान नहीं होगा। उस नाग की आंखें वो जगह थीं जहां उसका खून जमा था। रुद्र ने अपना अंगूठा उस जगह पर दबाया और तुरंत महसूस किया कि काल नाग असुर का खून उसके शरीर में प्रवेश कर रहा है। वो उसे चीरने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके सनातन पाताल शरीर और आदि प्रलय शरीर ने तुरंत उस दानव की बची हुई इच्छा को कुचल कर रख दिया। उसके बाद तलवार के भीतर का खून तुरंत उबलने लगा, जिससे तलवार प्रलयंकारी ताकत से चमक उठी। रुद्र ने उसे हवा में लहराया। जैसे ही उसका अग्नि स्रोत और वज्र स्रोत उमड़ा, गहरे लाल रंग की खड्ग ऊर्जा की एक विकराल लहर छूट पड़ी। ये महावज्राग्नि तलवार से कई गुना ज्यादा शक्तिशाली थी। वो और कुछ नहीं बल्कि उस काल नाग असुर की ही ऊर्जा थी। इस तलवार के साथ वो अब कहीं ज्यादा खतरनाक हो जाएगा। धन्यवाद गुरुदेव। उसने उस तलवार को प्यार से देखा और उसे सीने से लगा लिया। अब से वो इसी काल नाग खड्ग को हाथ में लेकर अपने दुश्मनों का काल बनेगा। बकवास लड़का, यश प्रताप ने बेबसी से फिर से उसे कोसा। जहां तक वे देख सकते थे, रुद्र ने उस तलवार की ताकत पर पूरी तरह से महारत हासिल कर ली थी। यह सोचकर ही उन्हें चिढ़ हो रही थी कि उस मुकाम तक पहुंचने में उन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ी थी। वाकई एक दानव है। तो क्या 5 निशान वाले योद्धा इतने ही अजेय होते हैं? इसमें कोई ताज्जुब नहीं कि प्रताप कुल के आदि पूर्वज परम आकाश संत स्तर तक पहुंच गए थे और प्राचीन साम्राज्य में उनका खौफ गूंजता था। अगर यह बच्चा जिंदा बच गया तो वो दिन दूर नहीं जब यह साक्षात विधाता को ही चुनौती दे डालेगा। यह वाकई अफसोस की बात है कि इतना ताकतवर होने से पहले इसे मौत की इतनी सारी प्राणघातक परीक्षाओं से गुजरना पड़ेगा। यश प्रताप सिर्फ एक ही बात को लेकर आश्वस्त थे कि वे उसकी मदद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा देंगे। तो दोस्तों,
रुद्र ने कालनाग खड्ग को हासिल कर लिया है और अपनी शक्तियों को एक नए प्रलयंकारी मुकाम पर पहुंचा दिया है। एक नश्वर शरीर के साथ साक्षात विधाता को ललकारने की ये ताकत अब परम संघर्ष में कौन सा नया कोहराम मचाने वाली है? क्या रुद्र अपनी इन नई शक्तियों के साथ मौत की उन प्राणघातक परीक्षाओं को पार कर पाएगा जो उसका इंतजार कर रही हैं? शक्तियों और साजिशों का यह तूफान अब और भी विकराल होने वाला है। आगे क्या होगा, ये जानने के लिए सुनते रहिए द बीस्ट गुरु। प्रताप समाधि का खामोश प्रांगण। आदि पूर्वज ऋषि प्रताप की भव्य समाधि के ठीक नीचे सफेद बालों वाला एक नौजाने दान ध्यान मुद्रा में बैठा था। उसके शरीर और समाधि के पत्थर के बीच 81 स्वर्गीय रेखाएं एक चक्र में घूम रही थीं। स्वर्ग और पृथ्वी की असीमित आत्मिक ऊर्जा उसके भीतर समा रही थी। उसके सिर पर एक नन्हा चूजा बैठा था और उसकी गोद में एक छोटी सी काली बिल्ली सो रही थी। उन तीनों के बीच एक अद्भुत रूहानी तालमेल बन गया था। ब्रह्मांड की ऊर्जा उन तीनों से होकर गुजरती और फिर 2 अग्नि स्रोतों और वज्र स्रोतों में जाकर मिल जाती। रुद्र का एकता क्षेत्र आधी पहाड़ी को अपने घेरे में ले चुका था। आर्यमान प्रताप ज्यादा देर तक उस भारी ऊर्जा को बर्दाश्त नहीं कर पाए। वे बड़बड़ाते और गालियां देते हुए पहाड़ की ढलान की ओर भागे और अपने शून्य कुनपेंग की पीठ पर गिरकर गहरी नींद में सो गए। जैसे जैसे वक्त गुजर रहा था, रुद्र के एकता क्षेत्र का जुड़ाव और भी अटूट होता जा रहा था। वे 81 स्वर्गीय रेखाएं अब किसी जीवित प्राणी की तरह धड़क रही थीं और अनंत ऊर्जा बिखेर रही थीं। दिन के समय रुद्र और रिद्धि नील अमर खड्ग पर्वत पर अपनी तलवारबाजी का अभ्यास करते थे और शाम ढलते ही दिव्या रिद्धि के साथ समय बिताती। वो अपना सारा वक्त किताबें पढ़ने और अजीबोगरीब चीजों की खोजबीन करने में लगाती थी। नील अमर खड्ग भवन का विशाल पुस्तकालय उसकी ज्ञान की प्यास बुझाने के लिए एकदम सही जगह थी। मौजूदा समय में दिव्या रुद्र के लिए ज्ञान के किसी चलते फिरते विश्वकोश से कम नहीं थी। वो रुद्र की मदद करने के लिए अपनी पूरी जान लगा रही थी। हकीकत तो यह थी कि रुद्र उन सभी को एक ऐसे साथी के रूप में देखता था जो युद्ध में उसका साथ देते हैं, बिल्कुल जुगनू और मेघराज की तरह। दिव्या उस टीम का एक अटूट हिस्सा थी। उनके पास जितना कम समय बचा था, उसे देखते हुए दिव्या का वहां होना रुद्र के लिए एक संजीवनी बूटी जैसा था। ऋषि प्रताप की समाधि के अलावा रुद्र ने अपना ज्यादातर समय 18वें पूर्वज भैरव प्रताप की समाधि पर बिताया। इस दौरान उसकी साधना के स्तर पर जीवन मृत्यु कोड़ा शास्त्र और विद्रोही खड्ग संकल्प दोनों एक साथ आगे बढ़ रहे थे। प्रथम प्राच्य युद्ध क्षेत्र की दूसरी खूनी लड़ाई का समय आ पहुंचा था। आखिरकार मैं एकता स्तर के तीसरे पायदान पर पहुंच ही गया। आकाश प्रताप के साथ हुए उस असंतोषजनक मुकाबले के बाद से रुद्र की प्रगति किसी बेकाबू तूफान की तरह रही थी। सब कुछ एकदम सटीक निशाने पर बैठ रहा था। उसने प्राण अंकुश पर पूरी तरह महारत हासिल कर ली थी और अब वो यम बुलावा के रहस्यों को सुलझाने में लगा था। तलवार के 10,000 प्रहारों के बाद रुद्र ने उल्टी धारा को उस मुकाम तक पहुंचा दिया था जिसे देखकर खुद गुरु यश प्रताप भी दंग रह गए थे। और सबसे बड़ी बात, ऋषि प्रताप की समाधि के सामने आधा महीना तपस्या करने के बाद जुगनू और मेघराज के साथ उसने आखिरकार तीसरे पायदान की सीमा को चीर दिया था। नतीजतन उसकी साधना और युद्ध कला दोनों में एक प्रलयंकारी इजाफा हुआ था। अपनी उस काली जंजीर महापिशाच और कालनाग खड्ग के साथ रुद्र अब संप्रदाय के उन गिने चुने दिग्गजों की कतार में खड़ा था। हकीकत तो यह थी कि महाप्राच्य संप्रदाय का हर व्यक्ति अब यह मानने लगा था कि रुद्र प्रताप कुल के प्रथम पूर्वज जैसा ही एक दुर्लभ महाबली है। बस अफसोस इस बात का था कि उसके पास साधना के लिए पर्याप्त समय नहीं था। लेकिन मौत कभी किसी का इंतजार नहीं करती। प्रथम प्राच्य युद्ध क्षेत्र। लाखों की तादाद वाली वो दर्शक दीर्घा खचाखच भरी हुई थी। लोग एक दूसरे से सटकर बैठे थे। मैदान के बीचों बीच ऋषि सुजैन मुकाबलों की पूरी सूची के साथ कमान संभाले हुए थे। उनके आदेश पर विराज युवान को छोड़कर बाकी 32 शूरवीर एक एक करके मैदान में उतरे।
वे परम मीनार में प्रवेश पाने के लिए आखिरी 16 जगहों की खातिर अपनी जान की बाजी लगाने वाले थे। बिना किसी अपवाद के इन भीषण मुकाबलों ने पूरे अखाड़े में एक खलबली मचा दी थी। इस वक्त दर्शकों का खून खौल रहा था। रुद्र नील अमर खड़ग भवन की खिड़की के पास खड़ा हर एक प्रतिद्वंद्वी को पैनी निगाहों से तौल रहा था। उसने परम संघर्ष में अंत तक टिके रहने का फौलादी संकल्प ले लिया था। खतरों के बीच ही खजाना मिलता है। रुद्र किसी भी कीमत पर उस रहस्यमयी परम मीनार की तीसरी मंजिल पर जाना चाहता था, जिसे प्रताप कुल के पूर्वजों ने बनाया था। यश प्रताप का शुरुआती इरादा तो बस इन दोनों भाई बहनों को परम संघर्ष का अनुभव दिलाना था, ताकि वे 3 साल बाद पूरी तैयारी से लौटें। लेकिन रुद्र के उस राक्षसी सामर्थ्य को देखने के बाद उन्होंने सारी चिंताओं को हवा में उड़ा दिया था। आखिरकार परम संघर्ष में अभी भी 1 महीने का वक्त बाकी था। कौन जानता था कि इस 1 महीने में रुद्र साधना की किस ऊंचाई को छू लेगा। विराज युवान को छोड़कर गुरुदेव ने इन 2 योद्धाओं पर सबसे ज्यादा ध्यान देने को कहा है। रिद्धि ने इशारा करते हुए कहा। पंचचंद्र स्वर्गीय काल के रूप में जागृत होने के बाद रिद्धि के तेवर और उसकी आभा में एक जादुई निखार आ गया था, मानो वो चांदनी की कोई हसीन देवी हो। रुद्र की निगाहें अखाड़े में खड़े एक नौजवान पर टिक गईं। वो लड़का सिर से पैर तक एक भारी गहरे नीले रंग के अभेद्य कवच में ढका हुआ था। उसका हेलमेट, लोहे की जालीदार पोशाक और धातु के जूते उसे किसी अजय घुड़सवार सेना के सेनापति जैसा बना रहे थे। ये नीला कवच साफ तौर पर 7वें पायदान का जादुई हथियार था, जिसकी कीमत किसी भी आम हथियार से कहीं ज्यादा थी। उसके हाथ में एक सितारों जड़ा भाला था। उसका भाला ऋषि चंडेल के भाले जैसा ही छरहरा और चकाचौंध करने वाला था, जिसकी तीखी नोक से एक प्रलयंकारी ऊर्जा फूट रही थी। पर जो चीज सबसे ज्यादा विस्मयकारी थी वो था उसका जादुई जीव। वो एक शानदार नीले कवच वाला घोड़ा था। उसका कद ऊंचा था, शरीर गठीला और ताकतवर, और उसकी आंखों में सितारों जैसी रंग बिरंगी चमक थी। उसके माथे पर 1 मीटर लंबा सींग था, जो किसी 7वें पायदान के हथियार से भी ज्यादा धारदार था। ये नौजवान चेतन चंडेल है, जो 7वें ऋषि चंडेल का पोता है। ये फिलहाल एकता स्तर के 8वें पायदान पर है। इसका जादुई जीव दूसरी श्रेणी का संत जीव है, जिसे नील कवच एक श्रृंगी कहा जाता है। ऋषि चंडेल कपिलेंद्र युवान के सबसे वफादार साथी हैं और चेतन चंडेल की शिखर युवान से गहरी दोस्ती है। अगर तुम परम मीनार में जाते हो तो यह तुम्हारे लिए एक बड़ा खतरा होगा। विराज युवान और ये दोनों एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं, ऐसे कमीने जो हमेशा एक साथ हमला करते हैं और एक साथ पीछे हटते हैं। रिद्धि की इस छोटी सी जानकारी के दौरान ही रुद्र ने चेतन चंडेल की ताकत का अंदाजा लगा लिया था। अपने स्तर और एक दूसरी श्रेणी के संत जीव के साथ उसकी लड़ने की क्षमता शिवंक युवान से कई गुना ज्यादा थी। आखिरकार वो शिवंक से उम्र में कई साल बड़ा था। सीधे शिष्यों में वो अपनी पीढ़ी के दिग्गजों में भी सबसे बड़ा दिग्गज था, जो केवल परम शिष्यों से ही पीछे था। सुहानी या गुंजन जैसे कोई भी लाड़ प्यार में पले ऋषियों के पोते पोतियां चेतन चंडेल की बराबरी नहीं कर सकते थे। चेतन चंडेल के हर प्रहार पर अखाड़े के दर्शक विस्मय से चिल्ला उठते थे। उन हजारों आंखों के सामने उसने अपने नील कवच एक श्रृंगी पर सवार होकर महज एक ही झटके में अपने दुश्मन को धूल चटा दी। चेतन चंडेल की जीत। 1 महीने बाद तुम परम मीनार में प्रवेश करने के हकदार होगे, ऋषि सुजैन ने घोषणा की। मैदान से बाहर निकलते समय चेतन ने अपने एक श्रृंगी से छलांग लगाई और नील अमर खड़ग पर्वत की दिशा में देखते हुए एक ठंडी और जहरीली मुस्कान बिखेरी। क्या यह महज एक इत्तेफाक था? रुद्र ने उस नौजवान का चेहरा अपने दिमाग में पत्थर की लकीर की तरह दर्ज कर लिया। कुछ और मुकाबलों के बाद एक और नौजवान ने रुद्र का ध्यान खींचा। वो भी रिद्धि की उस चेतावनी सूची का मुख्य हिस्सा था। वो लंबे गहरे लाल बालों वाला लड़का था। उसका कद लंबा था, पर शरीर बांस के डंडे जैसा दुबला पतला। उसकी आंखों में दहकती हुई आग उसे बेहद खूंखार बना रही थी।
लेकिन जो चीज उसके रूप से भी ज्यादा दिल दहला देने वाली थी वो था उसके बगल में खड़ा एक विशालकाय टिड्डा। वो टिड्डा किसी पहाड़ जितना ऊंचा था और उसका पेट उसके शरीर का 90% हिस्सा घेरता था। उसे देखकर रुद्र को पाताल युद्ध क्षेत्र की उस रक्त पाताल मात्र राक्षसी की याद आ गई। उस विशाल टिड्डे के पेट से अंगूठे के आकार के अनगिनत ज्वालामुखी टिड्डे बाहर निकल रहे थे। वे उड़ने वाले कीड़े एक घने काले बादल की तरह आसमान में छा गए और अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को भस्म और तबाह करने लगे। वो नौजवान और उसका जादुई जीव दोनों ही साक्षात विनाश का दूसरा नाम लग रहे थे। तो दोस्तों, परम संघर्ष का ये दूसरा खूनी दौर अब अपने शबाब पर है। एक तरफ है चेतन चंडेल का अजय भाला और उसका नील कवच एक शिंगी, तो दूसरी तरफ है लाल बालों वाला वो रहस्यमयी लड़का और उसका विनाशकारी ज्वालामुखी टिड्डा। क्या तीसरे पायदान पर पहुंचने के बाद रुद्र इन प्रलयनकारी शिकारियों का सामना कर पाएगा?